बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशावर गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की ये वीडियो देखें, आप कानों को हाथ लगाएंगे। स्कूल में जैसे एकदम चुप सी लग गई थी। ये ब्रेक ख़त्म होने के बाद का वक्त है। यूं तो पूरे 40 मिनट की ब्रेक दी जाती थी, मगर आज न जाने क्या हुआ था। ये 25 मिनट पर ही ब्रेक ख़त्म होने की घंटी बजा दी गई थी और तमाम तलबा को अपनी अपनी जमातों में जाने का कह दिया गया था। यूं तो सब तक उड़ती उड़ती खबर पहुंच चुकी थी कि आज स्कूल में कोई गैर मामूली वाक़या हुआ है, लेकिन वो वाक़या क्या था, बच्चियां अभी तक उस वाक़ये से बेखबर थीं कि स्पीकर पर उभरने वाली आवाज़ ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जे किया। स्कूल की प्रिंसिपल ने स्कूल में मौजूद तमाम बच्चियों को ग्राउंड में जमा होने को कहा था। ग्राउंड में प्रिंसिपल के अलावा स्कूल का तमाम स्टाफ मौजूद था। बच्चियों को बुलवाकर कितारों में खड़ा किया गया। इसके बाद प्रिंसिपल ने उस्तानियों को कोई इशारा किया, जिसके बाद उस्तानियाँ एक एक करके सारी बच्चियों की चेकिंग करने लगी। उसके बाद उन्हें क्लासरूम में जाने की इजाज़त दे दी गई। बच्चियां उन्हीं कितारों की शक्ल में स्कूल के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ने लगी। तमाम बच्चियों को क्लासरूम्स में भेजने के बाद प्रिंसिपल ने एक मर्तबा फिर से सारे स्टाफ को बुलाया था और पिछले 1 घंटे से जारीशुदा मीटिंग फिर से शुरू कर दी गई थी। प्रिंसिपल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ भी करके उसे हकीकत का पता चलाना था, नहीं तो उसकी नौकरी जा सकती थी। प्रिंसिपल ने एक मर्तबा फिर से इस वाक़ये पर नज़रसानी की थी। 11:15 का वक्त, स्कूल की ब्रेक हुए अभी 10 मिनट ही गुजरे तो प्रिंसिपल ने अपने लिए लंच मंगवाया। फिर वो अपने कमरे से निकलकर स्टाफ रूम की तरफ गई ताकि टीचरों को आगाह कर सके कि आज बच्चियों की डायरी पर फर्स्ट टर्म की डेट शीट लाजमी अटैच कर दें, क्योंकि इम्तिहान शुरू होने में सिर्फ 5 दिन रह गए थे। यही कहने के लिए वो स्टाफ रूम में आई थी, लेकिन जो ही स्टाफ रूम के दरवाजे पर पहुंची तो कानों में किसी नौमौलूद बच्चे के रोने की आवाज़ आई। प्रिंसिपल ने हैरत से देखा था। स्कूल में नौमौलूद बच्चे के रोने की आवाज़ हैरानकुन थी। एक लम्हे को प्रिंसिपल ने सोचा शायद किसी बच्चे की माँ आई हो, उसके साथ कोई बच्चा हो। मगर फिर सोचने की बात ये थी कि अगर कोई औरत आई भी थी तो वह इस कदर छोटे बच्चे को साथ क्यों लाती। लेकिन वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बच्चा अभी अभी दुनिया में आया हो। रोने की आवाज़ सुनकर प्रिंसिपल को दरवाजे पर खड़ा देखकर कुछ टीचर्स भी उसके पास आ खड़ी हुई थी और उन्होंने भी वो आवाज़ बखूबी सुनी थी। बच्चे के रोने की आवाज़ बस थोड़ी देर आई, उसके बाद खामोशी छा गई। वो सब हैरानगी से एक दूसरे की जानिब देखती हुई आवाज़ के तवाक्कुब में चल पड़ी। टीचर्स भी प्रिंसिपल के पीछे होली थी और उन्हें यह बात समझने में देर नहीं लगी थी कि यह आवाज़ बिलाशुबा टीचर्स के टॉयलेट से आ रही थी। ये टीचर्स वॉशरूम था और यही बात उनके लिए हैरानकुन थी। उनमें से कोई भी टीचर इस हालत में ना थी। सवाल पैदा होता था कि फिर यह आवाज़ कैसी थी। जब सब चलती हुई वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंच चुकी, सामने देखा तो सब हैरत की गहरे समंदर में उतर गई। उन्होंने देखा उनके सामने एक 7 साला बच्ची, जो कि क्लास 2 की तालबा थी, अपने हाथों में एक नौमौलूद बच्चे को उठाए उसको उलट पुलट कर देखने में मसरूफ़ थी और दूसरा हाथ उसने ज़ोर से नौमौलूद बच्चे के मुंह पर रखा हुआ था ताकि उसके रोने की आवाज़ बाहर ना आए। प्रिंसिपल ने फ़ौरन से पहले आया को बुलाया था, जो एक तौलिया लेकर आई थी, और फिर प्रिंसिपल के कहने पर 7 साला बच्चे के हाथ से वो बच्चा ले लिया था। इन सब का शक दुरुस्त था। बच्चा बिल्कुल नंग तड़ंग हालत में था और उसकी अभी सफाई भी नहीं की गई थी। उसकी पैदाइश हुए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे, लेकिन वो सब के सब बेहद परेशान हो चुके थे, क्योंकि वॉशरूम में उस 7 साला बच्चे के अलावा और कोई न था। टीचर फ़ौरन से उस बच्चे की तरफ बढ़ी थी ताकि उससे पूछगछ कर सकें, मगर उससे पहले ही बच्चे ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। प्रिंसिपल ने टीचर्स को रुकने का कहा और ख़ुद बच्चे की तरफ गई।
उसे प्यार से पिचकारते हुए बोली कि आया से हाथ धुलवाकर स्टाफ रूम में आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी टॉफ़ियाँ रखी हैं। टॉफ़ियों का नाम आते ही वो बच्ची चुप हो गई। आया ने उसके हाथ धुलवाए और उसे स्टाफ रूम लेके गई। बच्चे के आते ही प्रिंसिपल ने उसे टॉफ़ियाँ पकड़ाईं और फिर बच्चे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये बेबी कौन है? वो बच्ची कहने लगी, ये तो उधर वॉशरूम के बेसन में पड़ा था। जब मैं वहाँ गई और मैंने उसे उठाया तो बच्चा रोने लग गया। प्रिंसिपल ने कहा, बेटा आप जानती हैं ना, स्टूडेंट्स के लिए अलग वॉशरूम है। आपको इधर किसने भेजा था? इससे पहले कि वो बच्ची कोई जवाब देती, एक टीचर बोल पड़ी कि मैम, इस बच्ची का पेट सुबह से ख़राब था। वो कई मरतबा वॉशरूम जा चुकी थी, लेकिन ब्रेक के वक्त जब ये वॉशरूम में गई तो बच्चों के दोनों वॉशरूम्स में पहले से ही कोई था। इस वजह से ये वापस मेरे पास आई। इसे इमरजेंसी थी तो मैंने इसे टीचर्स वॉशरूम इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। टीचर की बात सुनने के बाद प्रिंसिपल फिर से बच्चे की तरफ मुड़ी। उससे पूछा, बेटा जब आप वॉशरूम आई तो उस वक्त वॉशरूम में कोई और था या आपने किसी और को देखा हो? बच्ची ने लाइल्मी का इजहार किया। उसका कहना था कि हाजत से फारिग होने के बाद जब वो हाथ धोने लगी तब उसे बेसन में ये बच्चा मिला था। लेकिन उस बच्ची ने मज़ीद कुछ भी ना बताया, बल्कि इस तरह के सवाल पूछे जाने पर वो खौफज़दा हो गई थी। प्रिंसिपल ने इसे प्यार से धमकी दी और कहा कि वो क्लास या घर में से किसी को भी इस बेबी के बारे में नहीं बताएगी। अगर उसने ऐसा किया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसे और भी ढेर सारे पापड़ वगैरह मिलेंगे। प्रिंसिपल जानती थी कि बच्चों को किस तरह हैंडल करना था। बच्चे को साफ़ सुथरा कर देने के बाद उसके लिए दूध और कपड़ों का इंतज़ाम भी कर लिया गया था। इस वक्त बच्चा स्टाफ रूम में पड़ा सो रहा था। प्रिंसिपल ने अपने कमरे से लैपटॉप मंगवा लिया था। स्कूल में सिर्फ एक ही कैमरा था। प्रिंसिपल ने वो कैमरा अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ था। थोड़ी ही देर में प्रिंसिपल ने सिवाय एक टीचर्स के सबको अपनी अपनी क्लासों में जाने के लिए कहा और उसके बाद टीचर को साथ लेकर लैपटॉप खोलकर बैठ गई। कुछ ही देर में आज सुबह के मनाजिर उसके सामने थे। उसने 10 बजे की कवरेज निकाली और उसके बाद एक एक चीज़ को गौर से देखने लगी। 10 बजे से लेकर 11:15 तक स्टाफ रूम में सिर्फ 3 टीचर्स गई थी, जो वॉशरूम वाली साइड पर गई थी और उन्हें वापस आता भी देखा गया था। ये वीडियो चलते चलते 11:15 के करीब पहुंच चुकी थी। एन उसी वक्त प्रिंसिपल के ऑफिस के फ़ोन पर किसी की कॉल आ गई। प्रिंसिपल उस टीचर को देखते रहने का कहकर ख़ुद भी उनके बुलावे पर ऑफिस की जानिब चल पड़ी थी, जबकि वो टीचर वीडियो देखने लगी। वीडियो स्क्रीन पर देखते हुए उस टीचर की आंखों में बला की हैरत आई थी और यकलख्त उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ा था। 10:52 पर एक 9 साला बच्ची जो चौथी जमात की तालबा थी, वो उस जानिब गई थी जो 11:05 पर वापस आई थी। जो वीडियो क्लोज़ होती जा रही थी, उस बच्ची के चेहरे की घबराहट वाज़े दिखाई देने लगी थी। और साथ ही सबसे बड़ी बात जिसने इस टीचर को सोचने पर मजबूर किया था, उस बच्ची की चाल में वाज़े लड़खड़ाहट थी। वो बच्ची बहुत ज़्यादा लड़खड़ा कर चल रही थी। वो टीचर एकदम से सारा मामला समझ चुकी थी। मारे घबराहट के उसके माथे पर भी पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। वो सोच चुकी थी कि उसने क्या करना है। उसने एक नज़र स्टाफ रूम के दरवाजे की तरफ देखा और फिर सामने बैठी आया को, जो बार बार उससे पूछ रही थी कि मैडम कुछ नज़र आया या नहीं। उसने आया को अपने लिए चाय बनाने का कहा और उसके जाने के बाद उसने फ़ौरन से लैपटॉप को उठाकर गोद में रख लिया। उसके पास सिर्फ 5 मिनट थे। उसने जो भी करना था उन 5 मिनटों के अंदर ही करना था। उसने जल्दी जल्दी अपनी उंगलियां चलाईं और 3.5 मिनट के बाद ही उसके चेहरे पर एक पुरसुकून लहर दौड़ गई। उसने 10:50 से लेकर 11:05 तक की सारी वीडियो डिलीट कर दी थी और उसकी जगह एक दूसरी वीडियो एडजस्ट कर दी थी। वो इन कामों में वैसे भी माहिर थी। उसने लैपटॉप को वापस टेबल पर रखा और 11 बजे से वीडियो प्ले कर दी थी। इतने में प्रिंसिपल स्टाफ रूम में दाखिल हुई और उस टीचर के पास आ खड़ी हुई। उससे पूछने लगी, जिस पर उस टीचर ने नफ़े में सर हिलाया कि अब तक कोई भी बात ऐसी नहीं मिली। ये बताते हुए उसकी ज़बान लड़खड़ाहट का शिकार हुई थी, जिस पर प्रिंसिपल ने उसे गौर से देखा था, लेकिन वो माहिर थी। अगले ही पल ख़ुद को संभाल लिया था
थोड़ी ही देर में मुलाजमत चाय ले आई थी। चाय पीने के बाद उस टीचर की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उसने प्रिंसिपल से घर जाने की इजाज़त ली और साथ ही अपनी भतीजी को भी लिया। अब वैसे भी छुट्टी का वक्त होने वाला था। उसका घर स्कूल से महज 10 मिनट की दूरी पर था। घर के बैरूनी दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही उसने अपनी भतीजों को बालों की चोटी से पकड़ा था और उसे घसीटते हुए लाकर अपनी सास के कदमों में फेंका था। अपनी सास से कहने लगी, अम्मा अपनी लाडली को संभाल। तुझे पहले भी कहा था इसे किसी और स्कूल में डाल दे, लेकिन तुझे मेरे ही सर डालना था। आज तो इसे मैंने बाल बाल बचा लिया है, लेकिन अगर इसके यही करतूत रहे तो सारे ज़माने में बेइज्जत करवाएगी। इसको बता देना कि अब मैं इसे अपने स्कूल लेकर नहीं जाऊंगी। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में जा चुकी थी, जबकि उसकी सास पोती को सीने से लगाए हक्का बक्का अपनी बहू की चलती हुई ज़बान को देख रही थी। वो अपनी पोती की तरफ मुतवज्जे हुई, जिसका रंग जर्द पड़ रहा था और हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। उसी वक्त उसे अपने पांव पर कुछ गीला महसूस हुआ। उसने जैसे ही अपना पांव सामने करके देखा तो चकरा कर रह गई। उसका पूरा पांव खून से भरा हुआ था, जबकि उसकी पोती उसकी बाहों में ही बेहोश हो गई थी। उसने जैसे ही पोती की यह हालत देखी तो उसे लेकर करीबी अस्पताल पहुंची थी, जहां उस बच्ची को फ़ौरन इमरजेंसी में ले जाया गया था। वो बच्ची इमरजेंसी के बाहर इधर उधर चक्कर काटती जा रही थी। उसे अपनी पोती के बारे में बहुत तशवीश हो रही थी। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आए और फिर जो कुछ डॉक्टर ने बताया उसे सुनकर अपने कानों पर यकीन न आया, क्योंकि बात ही नाकाबिले यकीन थी। एक 9 साला बच्ची के साथ भला ये सब कैसे हो सकता था। 1 घंटा अस्पताल में रखने के बाद उसकी पोती को घर भेज दिया गया था। उसे होश आ चुका था, लेकिन वो बिल्कुल चुप होकर रह गई थी, जैसे उसके लबों को किसी ने सी दिया हो। लाख बुलाने पर भी वो ना बोली थी। अगले 5 दिन तक उसने अपनी पोती को स्कूल ना भेजा था, लेकिन इम्तिहान की वजह से वो उसे छठे दिन खुद ही स्कूल छोड़ आई थी। वो स्कूल की प्रिंसिपल से मिलना चाहती थी, ताकि उससे पूछ सके कि ये किस किस्म का स्कूल था कि बच्चियों के साथ इतना कुछ हो जाता है और किसी को खबर तक नहीं होती। लेकिन उसकी मुलाकात प्रिंसिपल से ना हो सकी। दूसरी तरफ बच्ची जैसे ही अपनी क्लास में पहुंची, उसकी टीचर ने उसे फ़ौरन ऑफिस में जाने का कह दिया था। उस वक्त बुलावे का सुनकर वो बच्ची एकदम घबरा गई। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। वो इसी चीज़ से तो कतरा रही थी, इसलिए तो वो इतने दिन से स्कूल नहीं आई थी। वो जानती थी कि प्रिंसिपल ने इसे क्यों बुलाया है, तभी वो वहाँ जाना नहीं चाहती थी। पहले ही वो बड़ी मुश्किल से क्लास में बैठी थी, क्योंकि क्लास की तमाम लड़कियां उसको नफ़रत अंगेज़ नज़रों से देखते हुए उससे दूर जा बैठी थी, जैसे वो कोई अछूत हो या फिर गंद की पोटली हो। कोई भी लड़की उससे बात नहीं कर रही थी, हालांकि कि उसकी दोस्तें भी उससे गंदी गंदी कहते हुए उससे अलग हो गई थी। ऐसे में प्रिंसिपल के बुलावे का सुनकर वो बहुत परेशान हो गई और सर नीचे करके रोने लगी। तभी टीचर गुस्सा करते हुए उसके पास पहुंची थी और उसे उठाकर घसीटते हुए ज़बरदस्ती अपने साथ प्रिंसिपल के ऑफिस ले गई थी। ऑफिस पहुंचकर जैसे ही टीचर ने उसे छोड़ा, उसने बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। इससे पहले कि वो बाहर जाती, आया ने प्रिंसिपल के इशारे से उसे पकड़ लिया था और अच्छी तरह काबू भी कर लिया था। तभी प्रिंसिपल चलते हुए उसके पास आई और उस बच्चे के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा था। तुम समझती क्या हो खुद को? अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। इतनी सी उम्र में ये सब करते हुए तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई और अब भाग रही हो। तुमने क्या सोचा हमें कुछ पता नहीं चलेगा? हम सब जान चुके हैं, हकीकत कभी छुप नहीं सकती। अब बताओ क्यों तुमने ये सब किया है? प्रिंसिपल का लहजा बहुत ही सख्त था। फिर आखिर में वो नरम लहजा अपनाते हुए उस बच्ची से पूछने लगी, बताओ ये सब क्या है? उसके सामने खड़ी बच्ची, जिसका कद मुश्किल 3.5 फुट का था, आंसू गालों से फिसल फिसल कर नीचे गिर रहे थे। वो खौफ से कांप रही थी। प्रिंसिपल की बात सुनते ही वो आया से अपना बाजू छुड़ाते हुए प्रिंसिपल के पैरों में गिर गई। मैंने कुछ भी नहीं किया मैडम, मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे कुछ नहीं पता। मैंने घर जाकर दादू को बताया था, तो दादू ने कहा था बेटा ये निज़ाम कुदरत है, तुम परेशान ना हो। मैं सच कह रही हूँ मैडम, मेरा यकीन करें, मैं गंदी नहीं हूँ। इतना कहते ही वो बच्ची प्रिंसिपल के कदमों में ही बेहोश हो गई थी।
उसकी ये हालत देखकर प्रिंसिपल ने फ़ौरन से पहले ही उसे अस्पताल पहुंचाया था। और फिर वहाँ उसे जो कुछ पता चला वो उनके पैरों से ज़मीन सिरकाने के लिए काफ़ी था। प्रिंसिपल ने उसी वक्त फ़ोन करके स्कूल में कहा कि उस दिन जितने लोग स्कूल में मौजूद थे उनके नाम लिखे जाएं और कल हर हाल में उन्हें स्कूल हाजिर किया जाए। प्रिंसिपल सख्त तैश में आ चुकी थी। उस बच्चे की ज़रूरी ट्रीटमेंट के बाद प्रिंसिपल उसे घर पहुंचा आई थी। अगली सुबह प्रिंसिपल के टेबल पर सारा रिकॉर्ड मौजूद था। पहले तो प्रिंसिपल ने इस बात की अच्छी तरह यकीन दहानी कर ली कि वो तमाम के तमाम लोग उस दिन हाजिर थे। फिर चाहे वो गार्ड हो या क्लर्क या कोई बाहर का आदमी या सफाई करने वाला, सब लोगों को स्कूल के मैदान में जमा कर लिया गया था। इसके थोड़ी देर के बाद प्रिंसिपल ने फ़ोन किया और अस्पताल की पूरी टीम यहाँ आ चुकी थी। सब लोगों का डीएनए टेस्ट करने आई थी, क्योंकि जब उस दिन प्रिंसिपल उस बच्ची को अस्पताल लेकर गई थी तो डॉक्टर ने बताया था कि बच्ची किसी सदमे के ज़ेरे असर बेहोश हुई है। और सदमा ये था कि बच्ची को बालिग हो जाने के बारे में कुछ नहीं मालूम था। बच्ची के माँ बाप नहीं थे, दादी के साथ चचा और चची के घर में रहती थी। चची को तो वो शुरू से ही अच्छी नहीं लगती थी और दादी बेचारी पुराने ज़माने की थी। उसके जहन में यही बात थी कि बच्चियाँ 14 या 15 साल की उम्र में बालिग होती हैं। लेकिन आजकल तो ज़माना बदल गया है। हर तीसरी चौथी बच्ची 9-10 साल की उम्र में ही बालिग हो जाती है। उस 9 साला बच्चे का नाम कशफ था। उसके साथ भी यही हुआ था। वो 9 साल की उम्र में ही बालिग हो गई थी और इस दिन वो उसी सिलसिले में उस टीचर के पास गई थी जिसने उसे ज़रूरी चीज़ें मुहैया करने के बाद वॉशरूम भेजा था। और फिर उस टीचर की माँ की मौत हो गई तो वो एमरजेंसी छुट्टियों पे चली गई थी और आज प्रिंसिपल के बेहद इसरार करने पर वो वापस आई थी। और फिर उस दिन घर जाने के बाद कशफ की चच्ची ने इसके साथ जो सलूक किया, उसके बाद कशफ बहुत डर गई। उसने सोचा शायद उससे बहुत कुछ गलत हो गया है, क्योंकि घर वालों और टीचरों की ज़बानी उन्होंने सुना था कि कशफ को छोटी सी उम्र में बच्चा हुआ है, इसलिए इसकी क्लास की बच्चियाँ भी उससे गंदा कहती थी। जबकि कशफ समझती थी कि पीरियड की वजह से सारी बच्चियाँ उससे ऐसे कहती हैं। अस्पताल पहुंचकर प्रिंसिपल का शक भी दूर हो चुका था। जब वो कशफ को छोड़ने घर गई तो उनकी मुलाकात उसकी दादी से हुई थी। वो उनके घर के हालात वगैरह जानने के बाद प्रिंसिपल वहाँ से आ गई और उसने डीएनए टेस्ट को ही तरजीह दी थी। अगले ही दिन स्कूल में अस्पताल की टीम आई थी। सब लोगों के टेस्ट किए गए और आखिर में प्रिंसिपल ने अपने साथ मौजूद कुछ टीचर्स के टेस्ट करवाने को कहा। तो उनमें से एक ही ऐसी थी जिसके चेहरे का रंग फीका पड़ा था। उसे देखकर प्रिंसिपल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, क्योंकि प्रिंसिपल इस बारे में पहले ही जान चुकी थी, लेकिन बग़ैर सबूत के वो उसे कुछ नहीं कह सकती थी। उसे यकीन था बहुत जल्द सबूत उसके हाथ में होगा। सिर्फ 3 दिन का इंतज़ार था। सारी रिपोर्ट से एक दिन में मिलना मुमकिन नहीं था। इतनी सारी रिपोर्टों के लिए कम से कम 3 दिन दरकार थे और फिर ये 3 दिन पलक झपकते ही गुजर गए। चौथे दिन सारी रिपोर्ट्स प्रिंसिपल के हाथ में थी। प्रिंसिपल बगैर किसी को बताए स्कूल से निकल गई और सीधा कशफ के घर जाकर रुक गई। कशफ के घर जाते वक्त वो अपने साथ बच्चा ले जाना नहीं भूली थी, क्योंकि वो बच्चा उसी घर का था। थोड़ी देर में कशफ की चच्ची भी घर पहुंच चुकी थी और फिर वो प्रिंसिपल को अपने घर देखकर घबरा गई। फिर जो ही उसने बच्चे को देखा तो हंसियानी अंदाज में कशफ की तरफ भागी और उसे मारने लगी। कहने लगी, देख अम्मा, ये क्या गुल खिला कर आई है। इसने हमारे मुंहों पर कालक मल दी, हमारे सरों पर खाक डाल दी। कशफ की चच्ची दोनों हाथों से उसे पकड़कर झंझोड़ रही थी। इससे पहले कि वो कशफ को मज़ीद अपने तशद्दुद का निशाना बनाती, घर के दरवाजे से कशफ के चचा अंदर दाखिल हुए। उन्होंने आते ही कशफ को पकड़कर अपनी बीवी से दूर धकेला। प्रिंसिपल बच्चे को लेकर कशफ की दादी के पास गई और बच्चा उसकी गोद में रखने के बाद कहने लगी, ये रही आपकी अमानत। ये बच्चा आपका ही पोता है, इस घर का वारिस है। फिर वो कशफ की दादी उसकी चच्ची के पास आई और प्रिंसिपल ने कहा कि मैं आपको एक काबिल उस्तानी समझती थी, मगर मैं गलत थी।
जो औरत खुद की औलाद को पैदा होते ही अपनाने की बजाय मरने के लिए फेंक दे, वो किसी और को क्या सबक देगी। ना तो आप हकीकी माँ कहलाने के लायक हैं और ना ही रूहानी माँ। आपने एक छोटी सी बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया, खुद को बचाने के लिए, ये जाने बगैर कि बच्ची की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। आप किसी और को क्या सबक देंगे। आपको इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहिए था। अफसोस है कि मैं आपको अपने अब इदारे में नहीं रख सकती। इतना कहकर प्रिंसिपल वहाँ से चली गई। कशफ के चचा को वो पहले ही सारा सच बता चुकी थी। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि कशफ के चचा का ही बेटा था, जिसे उसकी चची ने पैदा होते ही फेंक दिया। ये कोई पहला बच्चा न था, इससे पहले भी वो 3-4 बार अबॉर्शन करवा चुकी थी। उसे बच्चे पसंद नहीं थे, यही वजह थी कि उसने अपने बच्चे होने ही ना दिए। कशफ के चचा ने उसी वक्त उस औरत को तलाक देकर घर से निकाल दिया। वो औरत थी ही इस काबिल। अपनी ज़ात बचाने के लिए उसने कई लोगों को मुसीबत में डाला था। उसकी वजह से स्कूल की अच्छी खासी साख ख़राब होते होते बची थी, और ऊपर से इतने लोगों का कशफ पर किए जाने वाला शक। कशफ जैसी छोटी सी बच्ची पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करना सरे फहरिस्त था। ये सब माफ़ी के काबिल नहीं था, और ना ही वो उन लोगों में से थी कि उसे माफ़ करके दोबारा अपने पास रखा जाए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।